नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। 2 दिन की भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार ने राहत की सांस ली। भारी उतार चढ़ाव के बाद अमेरिकी बाजार की सपाट बंद हुए। डाउ जोन्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन नेस्डेक में हल्की गिरावट देखने को मिली। S&P 500 निचले स्तर से 2% से ज्यादा संभला और हरे निशान में 3900 के पार बंद हुआ। कुछ समय के लिए इंडेक्स बेयर मार्केट जोन में जाता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर के बाजारों में चिंता बनी हुई है। आज श्री सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं। चौथी तिमाही मुनाफे में करीब 36% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बिक्री करीब 3.5% बढ़ने की उम्मीद है। कैसे रहेंगे नतीजे, क्या है उम्मीद, बता रहे हैं हमारे साथी शरद दुबे। चलिए देखते हैं। भारत की दूसरे सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू ले लीजिए या कैपेसिटी ले लीजिए, श्री सीमेंट के जो नंबर्स है वो फोकस में रहने वाले। स्टॉक में अगर देखा जाए तो लगभग 11% का जो गिरावट ऑलरेडी एक महीने में दिखा हुआ है और पिछले 6 महीने में जो है स्टॉक में 20% का जो है डाउन टिक देखने मिला है। आंकड़ों की बात करें तो इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा सेल्स का, जो अनुमान है कि 3.5% गिरेगा। एबिडा का आंकड़ा 949 करोड़ का है। अगर इसके नीचे आंकड़े आए तो जो है वीक रिजल्ट्स कहेंगे। और एबिडा मार्जिन पे 23% का जो आंकड़ा है उस पर फोकस रखेगा। अगर उसके नीचे नंबर्स आते हैं तो कमज़ोर नतीजे दिख सकते हैं। वॉल्यूम में एक्सपेक्टेशन है कि डिग्रो होगा ऑलमोस्ट 1.6% का। रियलाइजेशन हालांकि डिक्लाइन भी होंगी, लगभग आप कह सकते हैं 2% सिक्वेंशियली बेसिस में। और एक शार्प राइज जो इस क्वार्टर में देखने मिल सकता है हाईली ट्रेडेड गुड्स का, जो इम्पैक्ट करने वाले रिजल्ट्स को। इसके अलावा ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है उस पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि क्या डिमांड इंप्रूव किया है कि नहीं। और आगे जाते हुए ऑफकोर्स प्राइस इंक्रीज ट्रेंड और कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी इनपुट कॉस्ट, उस पर तो फोकस रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगा कि क्या इम्पैक्ट देखने मिला है, स्पेशली आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जहां पे पिकअप देखने हुआ है उस पर कैसे स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बनकर उभरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में देश में FDI बढ़कर 83.5 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार के रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 76% निवेश बढ़कर के $21 बिलियन के पार पहुंच गया है। FDI में सबसे ज्यादा भागीदारी सिंगापुर की है, जहां से 27% निवेश आया है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जहां से 18% निवेश आया है। वहीं मॉरिशस से करीब 16% FDI आया है। IGL ने दिल्ली में CNG की कीमत ₹2 बढ़ाकर ₹75.61 प्रति किलोग्राम कर दी है। और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी वरुण बहसीन। दिल्ली NCR में CNG के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब CNG का दाम आप सोचिए, दिल्ली में आज सुबह 6 बजे से ₹2 प्रति किलो और ज्यादा हो चुका है। और अब दिल्ली वालों को CNG के 1 किलो के हिसाब से ₹75 से भी ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। आज का अगर मैं आपको दाम दिखाऊं तो वो ₹75.61 यानी लगभग ₹76 के आसपास पहुंच चुका है दिल्ली में। और उसी के साथ साथ NCR के ऐसे बहुत से इलाके हैं, आप सोचिए, जहां पर दाम बढ़ चुका है लगभग ₹84 के आसपास, 83 कुछ पैसे अब आपको चुकाने हैं गुड़गांव में। और उसके अलावा नोएडा में ₹78 के आसपास आपको अब CNG के प्रति किलो के हिसाब से दाम चुकाना होगा। और ये इस हफ्ते में दूसरी बार इजाफा है CNG में। LPG में हमने देखा, पेट्रोल में देखा, उसके बाद से अब CNG भी एक तरीके से एक पूरा ग्राफ पकड़ चुकी है और लगातार वो बढ़ रहा है। मैं आप कुछ लोग हैं मेरे साथ, वो बताते हैं ये दाम बढ़ने से फर्क तो पड़ता ही है जी। किस तरीके से? अब अगर मैं देखूं कैब्स वगैरह के दाम भी बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, वो सारा सब इसी से जुड़ा हुआ है सारा काम। जी जी, हाँ जी। दिनचर्या वगैरह पूरी अगर मैं समझूं, आप गाड़ी का अगर हम देखें तो इस वक्त वो भी उस फर्क उसका पड़ता ही होगा। पड़ता है जी, फर्क। लगभग कितना अंतर आ गया है धीरे धीरे? अगर पिछले साल से कुछ बात करूं तो दाम में बढ़ता ही जा रहा है शायद। बहुत ज्यादा अंतर सर। कितना क्योंकि अब तो 75 से ₹76 प्रति किलो सोचा था कभी। ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, गलत गए। फर्क पड़ता है जेब पे, ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है सर, बहुत ज्यादा। इसी कारण से भाड़ा बढ़ेगा, वो होगा, भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें, और क्या, किराया बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्या करें।
किराया बढ़ेगा तो आप देखिए उस अगर कोई लोड बॉडी या फिर कोई भी गाड़ी जो सीएनजी पे चलती है उसमें अगर अब आप सोचिए उसका दाम उसको सीएनजी का ज्यादा चुकाना पड़ रहा है तो वो जो सामान उसमें आ रहा है ना आप सोचिए वो बढ़ जाएगा, यानी कि महंगाई आपके घर आने वाला सामान पे भी जोर पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल तो पहले से महंगा था, सीएनजी के जरिए जो कुछ काम हो रहा था अब वो भी एक ग्राफ पकड़ चुकी है महंगा होने के लिए, तो अब वो महंगाई घूम फिर के आपके घर के बजट तक कैसे पहुंच रही है ये इस चीज को आप समझिए ना। अब देखिए यहां पर बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं, ओला उबर, आप सोचिए बहुत सी जितनी भी कैब्स चलती हैं यहां पर उन सभी का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीएनजी का दाम बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में वो इस वक्त सीएनजी पे चढ़ती हैं, तो अब इसमें ये बड़ा बदलाव, और आपको हम बार बार दाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दूसरी बार इजाफा हुआ है। ये अब नोएडा में आपको 78 रुपए 17 पैसे, अब गाजियाबाद गुड़गांव में आपको 83 रुपए, सबसे ज्यादा गुड़गांव में आपको देने पड़ेंगे, और रेवाड़ी में तो 86 रुपए तक इस वक्त सीएनजी का प्रति किलो का दाम बढ़ चुका है, जो कि आज सुबह 6 बजे से लागू हुआ है। 3 साल ग्राउंड रहने के बाद जेट एयरवेज एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार है। जेट एयरवेज को डीजीसीए की तरफ से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, जेट एयरवेज अब वापसी इंडियन एविएशन सेक्टर में करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के तहत आखिरी मुकाम हासिल करना था वो जेट एयरवेज ने कर लिया है। यानी कि जेट एयरवेज को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की तरफ से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है। ये रीवैलिडेटेड एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है जो जेट एयरवेज को मिल गया है। ये रीवैलिडेटेड इसलिए है क्योंकि इसके पहले जब जेट एयरवेज ग्राउंड हुई थी उसमें उड़ान सेवाएं बंद की थी, तो उसके बाद उसका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एक तरीके से रद्द कर दिया गया था, उसको रीवैलिडेट किया गया और वो अब जाकर के जेट एयरवेज को दे दिया गया है। लेकिन उसके पहले प्रक्रिया के तहत जेट एयरवेज ने 15 मई को और 17 मई को 2 प्रूविंग फ्लाइट की थी। 15 मई को दिल्ली मुंबई अहमदाबाद सेक्टर में, जबकि 17 मई को दिल्ली हैदराबाद सेक्टर में प्रूविंग फ्लाइट, सफल प्रूविंग फ्लाइट की, जिसके बाद में डीजीसीए ने अब जेट एयरवेज को उनका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी कि इसको यूं भी देखें कि जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंस होने चाहिए थे उन तमाम पड़ाव को जेट एयरवेज ने पार कर लिया है, और अब जेट एयरवेज लक्ष्य यही लेकर के चल रहा है कि इसी साल के दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में जेट एयरवेज आकाश में वापस नजर आएगा, अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर पाएगा। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज ग्राउंड हुआ था अलग अलग कारणों के चलते, उसके बाद में ये एनसीएलटी में भी मामला गया, और उसके बाद जलान कंसोर्शियम ने जेट एयरवेज की कमान अपने हाथ में लेने के बाद में जितने भी कंप्लायंसेस थे उसको पूरा किया है, और अब जेट एयरवेज अपने एक नए जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में जेट एयरवेज वापसी करने जा रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट जेट एयरवेज की तरफ से आया है उसमें इस बात का भी एक बेहतर संकेत दिया है कि कोशिश उनकी यही होगी कि जो जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉयज रहे हैं, जो मुश्किल परिस्थिति में भी जेट के साथ थे, उन्हीं को वो रिटेन करना चाहेंगे, वापस वो उनको ऑनबोर्ड करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के काफी पॉजिटिव संदेश के साथ में जेट एयरवेज वापसी करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है, और एक अहम पड़ाव एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जेट एयरवेज ने हासिल कर लिया है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को जल्द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मदद का ऐलान कर सकती है। इरिना सुदेश को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को सरकार जल्द ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके हिसाब से वैसी कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी या फिर जो कि अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एमएनआरई ने करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को दी जाएगी, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है। एमएनआरई ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की मदद के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इलेक्ट्रोलाइजर्स के ऊपर उसमें भारी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, उसके दायरे में भी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स को लाया जाए ताकि
जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि जो भी फर्टिलाइज़र कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के ऊपर चलेंगी और उसकी स्थापना होगी, उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है वो इनवाइट किया जाएगा। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उनके लिए एक मिनिमम परसेंटेज तय कर दिया जाए जो कि इस्तेमाल से संबंधित होगा। मतलब सीजीडी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सालाना आधार पर अगले 8 साल में करीब 4 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और उसके लिए करीब 100 से 170 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप करने की भी योजना तैयार की गई है ताकि इस प्रोडक्शन टारगेट को मीट किया जा सके। निकेल और कॉपर जैसी कमोडिटी के दाम बढ़ने और इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी के चलते पिछले 2 महीने से सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड में भारी गिरावट देखी जा रही। इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो डिमांड आधी हो चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं कृतिका अरोड़ा के पास। सोलार मॉड्यूल्स की डिमांड पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और अप्रैल से तो बहुत ही ज़्यादा, और कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स की माने तो अराउंड 50% तक डिमांड में स्लो डाउन है। और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा सोलार मॉड्यूल्स के प्राइसेस बढ़े हैं। मार्च से पहले भी अराउंड 20 to 22% प्राइसेस बढ़े थे क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन था, लेकिन अभी अप्रैल से और भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलार सेल्स और पैनल्स पर, तो जिसकी वजह से प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया रिलाई करता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलार सेल्स, और डोमेस्टिक पैनल्स के लिए भी सोलार सेल्स मेजरली बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं। तो इसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और कुछ कस्टमर्स इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी ये प्रोजेक्ट इतना ल्यूक्रेटिव ना हो। पावर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने पावर प्लांट्स को और छूट देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए पावर प्लांट्स को ब्लेंडिंग के लिए 30% ज़्यादा कोयले के इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। कोल की कमी का सामना कर रहे पावर प्लांट्स को इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी, बता रहे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, भारी पावर डिमांड और कोयला संकट के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्लेंडिंग पर्पस के लिए अब ज़्यादा कोयला इंपोर्ट कर सकते हैं। इस आदेश के हिसाब से अब पावर प्लांट्स ब्लेंडिंग पर्पस के लिए 30% तक कोयला जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त 10% है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस बात की भी इजाज़त अब पावर प्लांट्स को दे दी गई है कि पावर प्लांट्स अब कोयला इंपोर्ट जो है संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि कई राज्य सरकारें जो हैं वो पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो सफिशिएंट कोयला जो है इंपोर्ट करें ब्लेंडिंग पर्पस के लिए। उसकी वजह से जो स्टॉक लेवल बढ़ना चाहिए पावर प्लांट्स के पास, वो बढ़ाने में मदद नहीं मिल रही थी। तो लिहाजा जो मौजूदा चुनौती है, तमाम ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि कोयले के संकट से गुजर रहे हैं, उससे निपटने के लिए अब ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दूं कि अभी भी करीब 150 जो कि डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, 95 पावर प्लांट्स अभी भी क्रिटिकल लेवल पे हैं कोल स्टॉक के मामले में। और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर मानसून की शुरुआत होने से पहले इन पावर प्लांट्स तक कोयले का सफिशिएंट स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया गया तो फिर मानसून में और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा जो इमरजेंसी के हालात है उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल किया है। भीषण गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। देश में अगले हफ्ते मानसून आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते के मध्य तक केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि प्री मानसून की भारी बारिश के चलते कल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल्दी पहुंचने के बाद अब दक्षिण पश्चिम मानसून केरल की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी की बुलेटिन में कहा गया है कि शनिवार से पूरे भारत में हीट वेव की स्थिति में कमी आएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी भी हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। जहां एक और लोगों को हीट वेव से राहत मिल सकती है, वहीं असम में बाढ़ की हालात बन रहे हैं। बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुस गया है, जिससे टोटल 29 जिले प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ के कारण अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 4 और लोगों की मौत की खबर आई है और इससे
मृतकों की संख्या अब बढ़कर के 14 हो चुकी है, जिसमें से 5 लोगों की मौत भूस्खलन के कारण हुई है। 343 राहत शिविरों में 86,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश इसी तरह जारी रहने की संभावना है। न्यू एज कंपनियों और स्टार्टअप में इन दोनों रेजिग्नेशन का दौर चल रहा है। आखिर क्यों हो रहे हैं ये रेजिग्नेशंस? ये कंपनियां जो कोविड के टाइम में तरक्की की ऊंची उड़ान उड़ रही थी, अचानक छटनी क्यों होने लगी इनमें? इसी पर पेश है हमारा स्वदेश विशेष, चलिए देखते हैं। देश में अब अजीबोगरीब हालात हैं। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन नौकरियां छोड़ने और निकालने का सिलसिला भी जारी है, खासकर न्यू एज कंपनियों में और स्टार्टअप में। इन दिनों इस्तीफे ही इस्तीफे हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं इस्तीफे? जो कंपनियां कोविड तक तरक्की की ऊंचाइयों की उड़ान पर थीं, वो अचानक अब छटनी क्यों करने लग गईं? इस पर करेंगे आज के स्वदेश विशेष में चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। वक्त की बात है। एक दौर था जब लोग नौकरी के लिए घर छोड़ देते थे और आज घर के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, जिसके चलते स्टार्टअप्स के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही न्यू एज कंपनियों में भी मुश्किलें आ गई हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसका ताजा नमूना है एडटेक स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर, जहां पिछले 2 महीनों में 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया है। दरअसल कंपनी ने 2 साल के बाद 18 मार्च को अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया था और ऑफिस लौटने के लिए कहा था। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए नौकरी ही छोड़ दी। वहीं व्हाइट हैट जूनियर को वित्त वर्ष 2021 में 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जहां एक ओर इस स्टार्टअप से 800 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर सेकंड हैंड कारें बेचने वाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cars24 ने भी 600 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। निकाले जाने वाले सभी कर्मचारी भारत से हैं और सभी जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या गलत चल रहा है जो इतने इस्तीफे हो रहे हैं? कर्मचारी नौकरी नहीं करना चाहते या कंपनियां कर्मचारियों को रखना नहीं चाहती? क्या दनादन होते इस्तीफे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि तेजी से उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियां वक्त से पहले ही दम तोड़ रही हैं? बहरहाल एडटेक कंपनी वेदांतु ने भी मंदी की आशंका का हवाला देते हुए कुल 5,900 कर्मचारियों में से 7% की छटनी की है और 424 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वेदांतु ने 15 दिन पहले भी 200 कर्मचारियों की छटनी की थी, जबकि इसी साल मार्च अप्रैल में अन अकेडमी ने करीब 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था और फरवरी में लीडा लर्निंग को अपना संचालन बंद करना पड़ा था, जिसके कारण करीब 1200 लोग बेरोजगार हो गए थे। वहीं सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो ने भी मई में 150 कर्मचारियों को निकाला था। फरवरी में ओके क्रेडिट ने 40 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। बहरहाल नौकरी से बेदखल होने का आंकड़ा बेहद खतरनाक है। देश में पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि महंगाई के चलते इस्तीफों की भी लहर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एट्रिशन रेट गिरकर 2021 में 19.7% हो गया था, जो 2020 में 15.8% और 2019 में 17.5% था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्टार्टअप का हवा खत्म हो गया है या स्टार्टअप बुलबुले की तरह फूले और फूटने लगे हैं? और अगर ऐसे इस्तीफों पर इस्तीफे पड़ते रहे तो आगे की डगर नई कंपनियों और स्टार्टअप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव, जो कि स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र हैं मेक इन इंडिया के, वो जुड़ चुके हैं और शायद तक हमारे साथ थोड़े जिसमें पॉला एंजल जो कि फाउंडर हैं स्टैनफोर्ड एंजल्स की, वो भी जुड़ेंगे। संजय, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अब ये दौर ऐसा है कि आपके पास एक कंपनी थी, आपके पास एक आइडिया था, उसका रेवेन्यू मॉडल नहीं था, एक स्टार्टअप एक फंड था, उसने कहा कि चलिए अगर आप चल गए तो वाह भाई वाह, वरना मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, आप ज़्यादा पैसा मांग नहीं रहे जितना मेरे पास है, आप चला के देख लीजिए। अब जब वो कंपनी बनती है तो सोच तो बड़ी अच्छी लगती है, उसमें आप कर्मचारी भी भर्ती कर लेते हैं, लोग भी भर लेते हैं। उसके बाद आपको एहसास होता है अच्छा रेवेन्यू मॉडल है नहीं, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आप लोगों को रखते हैं और फिर आप लोगों को निकालने लग जाते हैं। क्या
ये स्टार्टअप के जगत की सच्चाई है कि जितनी आपको अट्रैक्टिव नौकरियां मिलेंगी भी स्टार्टअप कल्चर को लेके, उतनी ही ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो छटने के भी अंदेशे हैं। गुड इवनिंग उत्कर्ष जी। जो आपने ये पहलू बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, पर इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक जो पहले से ही आप देखिए कि पिछले 6 महीने से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च कंपनी ने भी द ग्रेट रेजिग्नेशन के ऊपर ये रिसर्च की है कि ऑलमोस्ट हमारा जो एट्रिशन रेट है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी पिछले 2 दशक में से सबसे ज्यादा है। लास्ट ईयर करीब 21% था ऑन एन एवरेज, जो ये पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा है। तो इसमें ऑलरेडी रेजिग्नेशंस हो रहे थे और उसके कई रीजन है। दूसरी तरफ जो आपने बोला, जो स्टार्टअप में हायर एंड फायर का कल्चर है, इसके लिए भी डेफिनेटली आपको रेवेन्यू मॉडल चाहिए, आपको लोग चाहिए जो आपको बहुत क्विकली ये स्केल कर सकें। बट इसके अलावा जैसे आपने जो 2-3 एग्जांपल दिए, वो जो एग्जांपल में जब कंपनीज स्टार्टअप कल्चर कर रही हैं, आपको दूसरे तरीके से ट्रीट कर रही हैं और सडनली आप चेंज कर रहे हैं कि आपने कहीं से भी हायर किया है, आपने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है और आप एक डेट से आप सब लोग 100% ऑफिस आएंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने स्टार्टअप चूज किया था क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनको अच्छे पर्क्स थे, बट एट द सेम टाइम उनका पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो गया था। तो ये जूनियर लेवल पे बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एम्प्लॉइज के तरफ से है। और दूसरा पहलू ऑफ कोर्स, जो जैसे आप देखें कि ओवरऑल आर्थिक स्थिति है, इंक्रीजिंगली वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप में, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल एक्सपेक्ट करेंगे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप वो नहीं शो करेंगे तो स्टार्टअप्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और एम्प्लॉयज ही सबसे पहले फायर होते हैं। तो इस तरीके से ये 2 पैरेलल चीजें हैं और ये दोनों अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइम पे आ गई हैं, जिसकी वजह से हमको ये चेंज देखना पड़ रहा है। चलिए, इस पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉला एंजल, जो कि फाउंडर हैं स्टैनफोर्ड एंजल्स की, वो जुड़ गई हैं। पॉला, मेरा सवाल आपसे ये था, जब ये शो बनाने की बात हुई सुबह, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा कि शो का नाम क्या? कहते रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, लोग छोड़ रहे हैं? कहते हाँ। तो मैंने कहा लोगों को निकाला जा रहा है? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ये कैसी सी बात हो गई कि लोग छोड़ भी काफ़ी दे रहे हैं, रेजिग्नेशन खुद भी दे रहे हैं, फायरिंग भी हो रही है। ये किस तरीके का माहौल है इस समय? आप कैसे समझाएंगे इसको कि कंपनियां निकाल भी रही हो, लोग भी बहुत सारे काम नहीं करना चाह रहे हैं इस समय? देखिए, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी इकोनॉमी के लिए। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक पहलू है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, पर स्टार्टअप्स बाय डेफिनेशन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इकोसिस्टम है। तो अगर चल गया, अगर अच्छे से स्केल हो गया तो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डफुल है। और अब हमने देखा है काफी स्टार्टअप्स तो हाई रिस्क थे, पर जिन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, तो बाय डेफिनेशन हाई रिस्क ही है। अभी जो आप देख रहे हैं इकट्ठा हो रहा है, एट्रिशन तो पहले से ही था। एट्रिशन मतलब लोग छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जा रहे थे।